गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें कि वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसमें जो है वायनाड विलेजेस जो हैं केरला के, वो भी इंक्लूड होंगे, जहाँ पर अभी रिसेंटली लैंडस्लाइड्स के डिज़ास्टर आए थे। तो वेस्टर्न घाट्स और कंजर्वेशन एफर्ट्स अगर हम देखें उससे रिलेटेड, तो वेस्टर्न घाट्स एक माउंटेन रेंज है जो कि पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला में। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वन ऑफ द 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड है। 2010 में डॉक्टर माधव गाडगिल की रिपोर्ट ने जो है कहा था कि इस पूरे रीजन को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाना चाहिए, और 64% जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में डिक्लेयर हो जाने चाहिए। लगभग सभी तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को वहाँ पर बैन करने के लिए कहा गया था। और रिपोर्ट में कहा गया था कि एक बॉटम टू टॉप अप्रोच होनी चाहिए और एक वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी अथॉरिटी बनाकर जो है इसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सकता है। तो स्टेक होल्डर स्टेट्स जो हैं जैसे केरला, उन्होंने रेजिस्ट किया कि नहीं, इस पैनल की रिपोर्ट को नहीं मानना है। तो उस टाइम पर यूपीए गवर्नमेंट ने इसको जो है वो अप्लाई नहीं किया या फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो फिर उसके बाद 2012 में कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई। उसमें कहा गया कि 64% नहीं, सिर्फ 37% जो है एरिया को ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बनाया जाए। और उन्होंने वेस्टर्न घाट्स को कल्चरल और नेचुरल दोनों में डिवाइड कर दिया और कहा कि कल्चरल लैंड्स को जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बनाया जा सकता है। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने वेस्टर्न घाट्स को कस्तूरी रंगन कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पर जो है वो डिमार्केट किया एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। केरला में 9993 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, सबसे ज़्यादा कर्नाटका में था। ठीक है। जो भी ये सिक्स ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है, ये लेटेस्ट है। ये 13 साल के बाद आ रही है माधव गाडगिल की रिपोर्ट के। और ओरिजिनल जो 75% की रिकमेंडेशन से बढ़ाकर वो कम करके उसको सिर्फ 37% पर कर दिया गया है। प्रपोजल में कहा गया है कि 6 स्टेट्स को कवर किया जाए, जो कि लगभग 37% जो वेस्टर्न घाट्स की रेंज का एरिया है। सभी तरह के न्यू और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स जो हैं बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के, वहाँ पर रोक दिए जाएँ। ऑल न्यू या फिर एक्सपेंशन टाउनशिप्स एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको प्रोहिबिट किया जाए। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन में ये भी कहा जा रहा है कि कंप्लीट बैन होना चाहिए माइनिंग, क्वेरिंग, सैंड माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ में। न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी रोके जाने चाहिए, लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और लेस पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करना चाहिए। ठीक है। तो चैलेंजेस क्या हैं कि अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो नोटिफिकेशन निकाल दी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंड है कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इसलिए अभी तक लॉ भी नहीं बन पाया क्योंकि सभी स्टेट्स जो अफेक्टेड हैं इससे, वो ऑब्जेक्ट कर रही हैं इस नोटिफिकेशन को। जो डोमिनेंट सेंटिमेंट है केरला में, वो ये कह रहा है कि इससे जो है एग्रीकल्चरल प्लांटेशंस भी सबस्यूम हो जाएंगे, स्टेट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लान्स भी जो है कर्टेल होंगे, और एक माइग्रेशन क्राइसिस शुरू हो जाएगा, जो क्योंकि स्टेट में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलरेडी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, जेंडर कंट्रोवर्सी इन ओलंपिक्स बॉक्सिंग। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईमान खलीफ, जो कि एक 25 ईयर ओल्ड वेल्टर वेट हैं अल्जीरिया से, वो क्वालिफाइड कर गई हैं क्वार्टर फाइनल्स के लिए ओलंपिक वुमेन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में, इटली के जो है एंजेला कैरिनी को हराकर। और उनकी फ़ाइट सिर्फ 46 सेकेंड्स लास्ट की। तो जब से वो जीती हैं तब से खलीफ को कहा जा रहा है कि वो बायोलॉजिकली मैन है और उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज है ओवर वीमेन। ठीक है। तो अगर हम बैकग्राउंड देखें तो 2023 में जब इमान खलीफ और चाइनीज़ ताइपी बॉक्सर के बीच में जो है वो कंपटीशन होना था, तो जो उस टाइम पर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो न्यू दिल्ली में हो रही थी, उसमें एक कॉन्फिडेंशियल जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट किया और कहा कि ये दोनों बॉक्सर्स जो हैं आपस में कम्पीट करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, फीमेल कैटेगरी के। तो बोथ बॉक्सर्स जो हैं वो लेकिन अब पेरिस ओलंपिक्स में कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इवन आईबीए को ही डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि पेरिस कंपटीशन में जो जेंडर हम कैसे माने किसी भी उसका एथलीट का, हम क्या देखते हैं, सिर्फ एथलीट के पासपोर्ट पर जो उसका जेंडर मेंशन है उसी के बेसिस पर हम उसके एलिजिबिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो आईयूसी ने ये कहा है सभी ओलंपिक बॉक्सर्स जो हैं उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लाई किया है, एंट्री रेगुलेशंस को कंप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद ही जो है उन्होंने ये
कंपटीशन करवाया है। आईओसी जो है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि आईबीए का जो डिसीजन था वो आर्बिट्रेरी था और उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किए थे जो दिल्ली में जब उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था। तो अगर हम जेंडर एलिजिबिलिटी देखें, एक कंटेंशियस इशू है ये विमेन के स्पोर्ट्स में। मॉडर्न स्पोर्ट्स जो है वो आपके ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स डिसाइड होते हैं या ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। मैन और वीमेन अपने अपने डिफरेंट कैटेगरीज में compete करते हैं। सेक्स जो है वो क्रोमोसोम्स के बेसिस पर डिटर्मिंड होता है। ह्यूमंस के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 तो जो है वो आइडेंटिकल होते हैं मैन और वीमेन दोनों में, लेकिन एक क्रोमोसोम होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वो डिफरेंट होता है। वो विमेन में होता है XX और वाई में वो XY हो जाता है। तो जो SRY जीन होता है जो कि वाई क्रोमोसोम में पाया जाता है, वही हमारे टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैनी स्टडीज़ ने कहा है कि टेस्टोस्टेरोन और जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है उसमें एक लिंक है। टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट जो है मसल मास में, स्ट्रेंथ में, बोन साइज में, स्ट्रेंथ डेंसिटीज़ में, हीमोग्लोबिन की सर्कुलेशन में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। लेकिन ऑफ कोर्स अभी तक इस पर जो है वो स्टडीज़ कोई खास नहीं हुई है। कुछ लोग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ तो पैदा होते हैं, लेकिन उनमें XY क्रोमोसोम होता है। वो हम कहते हैं कि वो डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट से वो सफ़र कर रहे हैं या वो एक सिंड्रोम से जो है वो जूझ रहे हैं। तो पीपल जो इस स्वायर सिंड्रोम में होते हैं वो जेनेटिकली तो मेल होते हैं, लेकिन फिनोटिपिकली वो फीमेल होते हैं। तो यही असली डिबेट है जेंडर एलिजिबिलिटी की विमेन स्पोर्ट्स में। कई लोगों ने कहा है कि ऐसे एथलीट्स जो कि स्वेयर सिंड्रोम से जो है वो जूझ रहे हैं या डील कर रहे हैं, उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज हो जाती है ओवर विमेन, जबकि वो विमेन के स्पोर्ट्स में जो है वो कम्पीट कर रहे होते हैं। तो ठीक है। तो 2021 में आईओसी ने डिसाइड किया था कि वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को अपने एलिजिबिलिटी रूल्स जो है वो बनाने के लिए अलाउ करेंगे एविडेंस बेस्ड अप्रोच पर, ठीक है, ताकि फेयरनेस रहे, इंक्लूजन रहे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन रहे। वर्ल्ड एथलेटिक्स अभी भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह यूज़ करता है, लेकिन अभी भी टेस्टोस्टेरोन का स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस के ऊपर जो क्या इम्पैक्ट होता है उस पर अभी भी कोई कंक्लूसिव स्टडी नहीं आई है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 72,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है, जिसमें कि एयरपोर्ट बनाना है सिविलियन और डिफेंस यूज़ के लिए, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और टाउनशिप बनाना है, वो कुछ ना किसी लीगल चैलेंजेस में जो है वो फेस कर ही रहा है। पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, फिर अब कैलकाटा हाई कोर्ट में। तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड को एक बार में अगर हम देखें तो ये सदर्न मोस्ट अंडमान और निकोबार आइलैंड का पार्ट है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो क्लस्टर ऑफ 836 आइलैंड्स हैं ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में। ये 2 ग्रुप्स हैं जिसमें कि 150 किलोमीटर से इनको सेपरेट किया गया है 10 डिग्री चैनल द्वारा। अंडमान आइलैंड जो है वो नॉर्थ ऑफ द चैनल पर है, निकोबार आइलैंड जो है वो साउथ पर है। इंदिरा पॉइंट जो है वो सदर्न टिप है ग्रेट निकोबार आइलैंड की, इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट पर। जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पर 2 नेशनल पार्क्स हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, लेदरबैक सी टर्टल यहाँ की फ्लैगशिप स्पीशीज़ है। तो ग्रेट निकोबार में ही शोम्पेन और निकोबारी ट्राइबल पीपल भी रहते हैं। तो जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, नवंबर 2022 में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट को, और कहा गया था कि एक मेगा प्रोजेक्ट होगा जो कि इंप्लीमेंट किया जाएगा एट द सदर्न एंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इस प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टाउनशिप डेवलपमेंट, फिर पावर प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट है। इसमें जो पोर्ट होगा वो इंडियन नेवी कंट्रोल करेगी, एयरपोर्ट जो है वो डुअल मिलिट्री और सिविलियन फंक्शंस दिखाएगा, ठीक है। तो 2022 में इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ने जो है इन्वायरमेंटल और कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंसेस जो इस प्रोजेक्ट को दी गई उसको चैलेंज किया और कहा कि इससे इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है बायोडाइवर्सिटी को, इनएडिक्वेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज़ की गई हैं और क्लियरेंस प्रोसेस में ओपेसिटी है। तो उसकी वजह से ये भी कहा गया कि इम्पैक्ट होगा शोम्पेन और निकोबारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर भी, ठीक है। तो एनजीटी ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई और इस प्रोजेक्ट की ग्रीन क्लियरेंस को जो है वो रिविजिट किया। हाई पावर्ड कमेटी ने कहा कि प्रपोज्ड पोर्ट जो है वो आईसीआरजी में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स जो एक्टिविस्ट हैं वो इस पर इसमें जो है कलकत्ता हाई कोर्ट पर पहुंच गए हैं और वो एनजीटी के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि एनजीटी को खुद ये जो है वो इवैल्यूएशन करनी चाहिए थी, कोई कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डार्क टूरिज्म। टॉपिक आपके
इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो केरला पुलिस ने लोगों को कहा है कि वो डार्क टूरिज़्म में केरला मत आएँ। तो डार्क टूरिज़्म क्या है? ब्लैक टूरिज़्म, थाना टूरिज़्म या ग्रीफ टूरिज़्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लोग जो हैं वो उन लोकेशंस पर जाते हैं जहाँ पर डेथ, सफरिंग, ट्रेजेडी या कुछ अनयूजुअल हुआ हो, ठीक है। तो एक मोर स्पेसिफिक कंपोनेंट डार्क टूरिज्म का क्या है? डिज़ास्टर टूरिज्म, जिसमें कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि टूरिज्म जो है वो जनरेट होता है जब कोई मेजर डिज़ास्टर या ट्रॉमेटिक इवेंट होती है। तो ये कई लोगों को अच्छा लगता होता है इसमें ऐसा जाना, क्योंकि वो एक इमोशनल कनेक्शन देता है उन्हें उस साइट्स ऑफ ट्रेजिडी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है उन्होंने वर्जन 4 निकाला है प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप का। ये प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का, वो रिस्पॉन्सिबल है इस मॉनिटरिंग ऑफ प्राइजेस के लिए सिलेक्टेड एसेंशियल कमोडिटीज़ के। तो क्वालिटी ऑफ प्राइस डेटा को इम्प्रूव करने के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी, ताकि डेली प्राइजेस जो है प्राइस रिपोर्टिंग सेंटर्स द्वारा रिपोर्ट किए जा सके। तो इसमें रिटेल और होलसेल प्राइजेस जो हैं 550 सेंटर्स से कमोडिटीज़ के रिपोर्ट किए जाते हैं। और इसको जो है इस डेटा का इस्तेमाल गवर्नमेंट करती है, आरबीआई भी करती है, और सीपीआई इन्फ्लेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ट्रायनियल कॉन्फ्रेंस चल रही है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट की इंडिया में आफ्टर 65 ईयर्स। तो ये कॉन्फ्रेंस एक प्रेस्टिजियस इवेंट है जो ऑर्गेनाइज की जाती है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट द्वारा। तो ये कॉन्फ्रेंस गैदर करती है एक एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, प्रैक्टिशनर्स जो कि क्रिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के। तो इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज होता है आइडियाज़ और इनोवेशन का, ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में हेल्प हो जाता है। फिर इसमें जो है प्लेटफॉर्म मिलता है नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन का। तो ये सिग्निफिकेंट रोल निभाता है एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस करने में। तो इसमें जो है प्रमोट किया जाता है कि कैसे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के को अप्लाई किया जा सकता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी और फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट देखें तो इस साल का फोकस जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर है। तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है यंग रिसर्चर्स को, लीडिंग प्रोफेशनल्स को, ताकि वो अपने वर्क जो है वो शो कर सकें और नेटवर्क कर सकें ग्लोबल पीयर्स के साथ, स्ट्रेंथन कर सकें पार्टनरशिप्स बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेटल एयर बैटरीज। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स जो हैं CSIR-CMERI दुर्गापुर के, उन्होंने कैथोड मटेरियल को सिंथेसाइज किया है जिसको यूज़ किया जा सकता है एज अ कैटलिस्ट इन मेटल एयर बैटरीज। तो मेटल एयर बैटरीज बेसिकली एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज या डिस्चार्ज रिएक्शंस के ऊपर जो है वो बेस्ड है। इसमें एक पॉजिटिव एयर इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम कैथोड कहते हैं, एक नेगेटिव मेटल इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम एनोड कहते हैं। तो इसमें कई तरह के मटेरियल्स यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे लिथियम, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन और इवन सोडियम। तो इसमें क्या होता है कि ये बैटरीज़ हायर एनर्जी डेंसिटी की होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरी। और मेटल एयर बैटरीज़ जो हैं वो जो ऑलरेडी इंडिया में मेटल्स अवेलेबल हैं उसका इस्तेमाल करती है। तो इसलिए ये ज़्यादा एक्सेसिबल रहती है लिथियम आयन के कंपैरिजन में, और इसको लोकली हम बनाते हैं तो इसलिए इंपोर्ट्स कम हो जाता है। तो मेटल एयर बैटरीज़ जो हैं वो रिसाइकलेबल भी होती हैं। मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम वो लाइट वेट होते हैं, तो लगभग कंपेरेबल या फिर इवन हायर एनर्जी डेंसिटी देते हैं लिथियम आयन बैटरीज से। और क्योंकि सब मटेरियल लोकली अवेलेबल है तो इसकी हम स्केलेबिलिटी भी अच्छे से कर सकते हैं, हाई एनर्जी डेंसिटी भी जो है वो इसकी की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टाइफून के व्हीकल। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईटीबीपी ने रिसेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया है और ट्रायल किया है फॉर्मेडेबल टाइफून व्हीकल का। टाइफून व्हीकल एक रशियन मेड 4x4 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल है जिसको रैम डीजल नाम की कंपनी ने जो है वो बनाया है। और ये बनाया गया है सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रूप्स और मिलिट्री कार्गो जो है इन एरियाज़ विद हाई रिस्क ऑफ माइंस। इसको कन्फिगर किया जा सकता है एज अ कमांड पोस्ट व्हीकल, एम्बुलेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट व्हीकल। इसकी जो है मैक्सिमम रोड स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और रेंज ऑफ अप टू 1000 किलोमीटर है विदाउट रिफ्यूलिंग। ये व्हीकल जो है वो एक सिग्नेचर रिडक्शन पैकेज के साथ भी आता है, ठीक है। और इसमें जो है वो स्टेबलाइज रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन भी जो है वो फिटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लीजनियर्स डिसीज़। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 71 कन्फर्म्ड केसेस ऑफ लीजनियस डिसीज़ जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें कि एक वुमेन की जो है वो डेथ भी हो गई है इस डिसीज़ से। तो ये डिसीज़ जो है बैक्टीरिया से होती है। ये सिर्फ नेचुरल बॉडीज़ ऑफ वाटर जैसे कि लेक और हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। तो एक सिवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया होता है इसमें, जिसको हम लंग इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये बैक्टीरिया लेक्स और पॉन्ड्स दोनों में जो है वो पाया जाता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो इनहेलेशन ऑफ कंटेमिनेटेड एरोसोल्स है कंटेमिनेटेड वाटर से। ये कंटेजियस नहीं है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन तो स्प्रेड नहीं होता है, लेकिन जो इसमें मेन सिम्टम्स होते हैं वो फीवर, चिल्स, हेडेक, मलाइस, मसल पेन, ये सब हो सकता है। ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करती है, बट कोई वैक्सीन जो है वो करंटली एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक स्क्रीनिंग एक एमर्जिंग साइंस जो है वो बनती जा रही है, अमंग स्पोर्ट्स पर्सनस पॉपुलर होती जा रही है। जेनेटिक स्क्रीनिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो कि ज़्यादा रिस्क पर होते हैं कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर डेवलप करने के, उनको जो है वो उनमें एक स्पेसिफिक जीन होता है उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर का। तो ये एक टाइप ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग होती है जो कि आइडेंटिफाई करती है चेंजेस इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल में, जैसे कि उनके क्रोमोसोम्स, जीन्स और प्रोटीन्स में। तो जेनेटिक मटेरियल हमारे में इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है डिटर्मिन करने के लिए वेरियस ट्रेट्स। कुछ जीन्स जो है वो ऑल्टर होते हैं इंडिविजुअल्स में। जेनेटिक स्क्रीनिंग जो है वो आइडेंटिफाई करती है ऑल्टर्ड जीन्स इंडिविजुअल्स में। और पहले तो इसको सिर्फ बीमारियों देखने के लिए जो है वो डिटेक्ट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, बट अब जो है क्योंकि यही जीन्स हमारे यूनिक एथलेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स भी दिखाते हैं। खासकर 66% जो है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं एथलीट स्टेटस में, अगर हम उसको जेनेटिक फैक्टर्स के उस पर नज़रिए से देखें। तो इसलिए इसको आजकल स्पोर्ट्स पर्सनस भी यूज़ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टेक्निक को। ओके, सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is conservation and protection of Western Ghats. This topic is important for your environment section. So Union Environment Ministry has recently issued a draft notification to declare the Western Ghats as an ecologically sensitive area. And this ESA would also include villages of Wayanad, which recently saw devastating series of landslides. So what is Western Ghats? It's a mountain range which is parallel to the western coast of Indian Peninsula, and it is a UNESCO World Heritage Site. It is one of the 36 biodiversity hotspots in the world. They are home to high mountain forests, which have been severely fragmented due to human activities. So to study the impact of population pressure, climate change, and development activities on the Western Ghats. In 2010, the Ministry of Environment formed the Madhav Gadgil Committee, and it was called the Western Ghats Ecologic Expert Panel. And it recommended that this entire region should be declared as ecologically sensitive area, and 64% of the Western Ghats should be declared into ecologically sensitive zones called the ESZ 1, 2, and 3. Almost all development activities should have been stopped in the ESZ1. And this report also suggested that a bottom to top approach and the establishment of a Western Ghat Ecology Authority should be there to manage the ecology of this region and ensure its sustainable development. But what happened is that the stakeholder states, especially Kerala, resisted the recommendations, and that's why the then UPA government in 2012 formed another panel, Dr. K. Kasturi Rangan panel, and it recommended that as against the 64% recommended by Gadgil Commission, only 37% of the area needs to be recognized as ecologically sensitive. It also split the Western Ghats into cultural and natural regions, and it was suggested that cultural lands can be designated as ecologically sensitive areas. So in 2017, Ministry of Environment demarcated 56,000 square kilometer plus area in the Western Ghats as ESA, and out of that, Karnataka saw the biggest protection of this under this notification. So this sixth draft Western Ghats notification is the latest one, and it comes 13 years after the Madhav Gadgil report of 2011. And this since then, the proposed protected area has shrunk from the original 75% recommendation to the current 37%. And this proposal of ESA classification covers six states, which is about 37% of the Western Ghats region. So this
notification is saying that all new and expansion projects of building and construction with built-up area of 20,000 square meters and above, and all new and expansion townships and area development projects with an area of 50 hectares or above with a built-up area of 150,000 square meters and above shall be prohibited. But yes, this notification is also seeking a complete ban on mining, quarrying, sand mining, thermal power plants, and polluting industries in the designated area. They're also seeking prohibition of new construction projects and township developments above certain thresholds. But hydropower projects and less polluting industries would be regulated. So now, after the release of this draft notification, it is up to the Western Ghats state governments to accept it or reject this proposal. They have rejected the previous proposals. So this draft notification is yet to become a law because all six affected states have objected to specific places. The dominant sentiment in Kerala is that this notification would subsume agricultural plantations. It would curtail the hydroelectricity plans of the state, and it would also lead to a migration crisis even though the state has a high population density. So the next topic is gender controversy in Olympics boxing. This topic is important for your social issues. So Imane Khalif, which is a 25-year-old welterweight from Algeria, qualified for the quarterfinals of the Olympics women's boxing tournament by dismantling Italy's athlete in the round of 16, and their fight lasted just 46 seconds. So since her victory, Khalif has been the target of a wave of abuse, with many calling her a biological man who had an unfair advantage over Karini. So in 2023, what happened is that Imani Khalifa and Chinese boxer were banned from competing by the International Boxing Association's World Championship in New Delhi after failing a confidential gender eligibility test. IBA stated that boxers did not meet the criteria to compete in the female category. Both boxers are now competing at the Paris Olympics because International Olympic Committee has de-recognized the IBA, and they have said that they only require the gender that is stated in the athlete's passport for eligibility. And IOC has also stated that all Olympic boxers have already complied with eligibility and entry regulations. And IOC has criticized IBA's decision of New Delhi to ban the two women as arbitrary and not following proper procedure. So we all know that modern sports are organized on the basis of sex, with men and women competing in different categories. So sex is determined based on chromosomes. Humans have 23 pairs of chromosomes. 22 are identical in men and women, and the one sex chromosome is different, which is the Y chromosome. And the SRY gene found in this Y chromosome is responsible for the production of testosterone. So many studies have supported the link between testosterone and the athletic performance, and sex differences in sporting performance due to testosterone's effect is there because of on the testosterone effect on muscle mass, strength, bone size, and even in circulating hemoglobin. Some people born with female reproductive organs may also carry the XY chromosome. We call it as Swyer syndrome or the DSD. So people with this syndrome are genetically male, but they are phenotypically female. So this is the debate surrounding gender eligibility in women's sport. Many of the critics are arguing that some of these people who suffer from Swyer syndrome, they have an unfair advantage in women's sports. So that's why these people who are suffering from DSD or Swyer syndrome must not be allowed to compete with women. Okay. In 2021, IOC decided to allow International Sports Federation to develop their own eligibility rules based on an evidence-based approach, but they should be fair, inclusive, non-discriminatory. And World Athletics still uses testosterone levels as an eligibility criteria, despite the fact that there is no such study that links the impact of testosterone on sporting performance. So the next topic is Great Nicobar Island. This topic is important for your environment section. So central government's 72,000 crore project, Great Nicobar Island infrastructure project, which includes construction of airport for civilian and defense use, international container transshipment terminal, and a township, is facing legal challenges in the NGT and Calcutta High Court. First of all, we need to see what is Great Nicobar Island.
It is the southernmost of the Andaman and Nicobar Island, and it is a cluster of about 836 islands in the eastern Bay of Bengal. These two groups of islands are separated by a 150 kilometer 10 wide 10 degree channel, and Andaman Islands lie to the north of the channel, and Nicobar Islands to the south. So Indira Point is the southernmost point of India, and Great Nicobar Island has tropical wet evergreen forest, mountain ranges which reach almost 650 meter above sea level, and coastal plains. This island has two national parks and a biosphere reserve. The leatherback sea turtle is the island's flagship species. Great Nicobar is home to Shompen and Nicobarese tribal people. So, what is Great Nicobar Island Project? In November 2022, Environment Ministry has given environmental clearance to the central government's ambitious 72,000 crore multi-development projects in Great Nicobar Island, and it is a mega project to be implemented at the southern end of the Andaman and Nicobar Islands. It includes an international container transshipment terminal, an international airport, township development, and the port here will be controlled by the Indian Navy, while the airport will have dual military and civilian functions, and it will cater to tourism as well. So in 2022, environmental activists challenged the environmental and coastal regulation zone clearances granted to the project. They cited the irreversible damage to biodiversity, inadequate environmental impact studies, and opacity in the clearance process. They highlighted the impact on the Shompan and Nicobarese tribal communities and the ecological sensitivity of the island coastal regulation zone. The NGT formed a high powered committee which proposed that the port does not fall in the ICRZ 1A section. So the activists filed a writ petition in the Calcutta High Court challenging the NGT's order. They said that NGT should have directly evaluated the clearances and not relied on the committee. Okay. So the next topic is dark tourism. This topic is important for your social issues. So Kerala police has recently asked people to desist from dark tourism, which could hinder rescue efforts in Wayanad. Dark tourism is also known as black tourism, thanatourism, or grief tourism, which refers to the practice of visiting locations associated with death, suffering, tragedy, or something unusual. So, as a more specific component of dark tourism, disaster tourism denotes the situations where the tourism product is generated within and from after the aftermath of a major disaster or traumatic event. So some people get appealed to such kind of tourism because it offers an emotional connection to sites of tragedy for them. So the next topic is price monitoring system app. This topic is important for your governance section and also economy section. So Union Minister of Consumer Affairs has launched this version 4 of the price monitoring system mobile app, which is responsible for monitoring prices of selected essential commodities. The department launched this app in 2021 for the reporting of daily prices by the price reporting centers. The retail and wholesale prices of commodities from 550 centers are received daily from the state civil supplies department of the respective state governments through mobile app developed by the department. The price data monitored by the department provides advanced inputs for policy decisions for the government, RBI, and analysts regarding the CPI inflation. Okay. So the next topic is International Conference on Agriculture Economists. This topic is important for your economy section. So the triennial conference organized by the International Association of Agriculture Economists is being held in India after 65 years. So this is a prestigious event organized by the International Association of Agriculture Economists in which they gather experts, researchers, policymakers, and practitioners from around the world to discuss critical issues and advancements in agriculture economics. So the ICAE aims to facilitate the exchange of knowledge, ideas, and innovations in the field of agriculture economics. They address global challenges related to agriculture, food security, rural development, and sustainability. So it also provides a platform for networking and collaboration among these stakeholders. This conference also plays a significant role in shaping agricultural policies and practices worldwide. This promotes the application of economic principles to improve agricultural productivity, sustainability, and food security. The focus of this conference is on sustainable agriculture, and it provides a platform for young researchers and leading professionals to present their work, network with global peers, and strengthen partnership between research institutes and universities.
So the next topic is metal air batteries. This topic is important for your science and tech section. So researchers from CSIR Durgapur have synthesized a cathode material which can be used as a catalyst in metal air batteries. These metal air batteries are energy storage systems based on electrochemical charge or discharge reactions which occur between a positive air electrode and a negative metal electrode. So these batteries have higher energy density than a lithium ion battery. These metal batteries use readily available metals in India, making them more accessible than lithium ion batteries. They are cost effective, that is, these can be produced locally, that's why they reduce our imports. So these metal air batteries are recyclable. They are safer alternative to lithium ion batteries, which pose environmental hazards also. Metals like aluminum are lightweight, so they can provide comparable or even higher energy density than lithium ion batteries. Okay. So the next topic is Typhoon K vehicle. This topic is important for your security section. So ITBP has recently conducted a demonstration and trial of the formidable Typhoon vehicle, and this is a Russian-made 4x4 mine-resistant ambush-protected vehicle, which was developed by the RAM Diesel, and it was developed for the safe transportation of troops and military cargo in area with high risk of mines. It can also be configured as a command post vehicle, ambulance and logistics support vehicle. It has a maximum road speed of 100 km per hour and a range of up to 1000 kilometers without refueling. This vehicle also features a signature reduction package. It is fitted with stabilized, remotely controlled weapon station. Okay, so the next topic is Legionnaire's disease. This topic is important for your social issues. So Australia's Victoria has recorded 71 confirmed cases of Legionnaire's disease, and a woman also died from this disease. This disease is caused by Legionella bacteria, which can only be found in natural bodies of water, such as lakes and hot springs, and it is a severe form of pneumonia or lung inflammation caused by infection. This bacterium is found in lakes and ponds, and the most common form of transmission is inhalation of contaminated aerosols from contaminated water. It is not contagious, which means that it does not spread from person to person. The main symptoms include fever, chills, headache, malaise, and muscle pain. The treatment exists, but there is no vaccine currently available for this disease. Okay. So the next topic is genetic screening. This topic is important for your science and tech section. So genetic screening is an emerging science and it is becoming popular among sports persons as well. Generally, it is a tool which is used to identify individuals who are at a higher risk of developing a particular kind of disorder or who carry a specific gene for a disorder. So this type of genetic testing is used to identify changes in an individual's genetic material like chromosomes, genes, or proteins. This genetic material carries information that is important for determining various traits like eye, one's hair or eye color, and it can be passed down from parents to children. Some genes may be altered in an individual, that's why it increases an individual's risk of developing a certain disease. Genetic screening is also used to identify altered genes in an individual to determine any risk and provide any preventive measures and early treatment options accordingly. Genetic tests were initially used only for detecting diseases, but now they are being used to ascertain the athletic performance of individuals, because these mutations in the genes are also responsible for the unique athletic characteristics and traits. So on an average, 66% of differences in athlete status can be explained by genetic factors. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.